my dear student. Welcome to our YouTube channel ISC Education by ऋतुराज। तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं रॉफ लॉ के बारे में। क्लास 12 सॉल्यूशन का टॉपिक हम कर रहे थे, उसमें हम बात करने वाले हैं रॉफ लॉ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं रॉफ लॉ को। रॉफ लॉ में को समझने से पहले हमको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना है। ये अब सपोज कीजिए कि कोई सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट है। ये जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल इन नेचर है और ये कोई सॉल्वेंट है। ये जो सॉल्वेंट है ये वोलेटाइल इन नेचर है, ठीक है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब ये हुआ द सॉल्यूट विच कैन नॉट बी इजीली इवेपोरेटेड। ऐसा सॉल्यूट जो कि इजीली इवेपोरेट नहीं होता है, ठीक है। वोलेटाइल सॉल्वेंट का मतलब ये है द सॉल्वेंट विच कैन बी इजीली इवेपोरेटेड, जो कि आसानी से इवेपोरेट हो रहा हो, ये सॉल्वेंट है वोलेटाइल। अब इनको मिलाने से जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या होगा कि लेस वोलेटाइल इन नेचर होगा। ये जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, लेस वोलेटाइल होगा। रॉफ लॉ को समझने से पहले हमको मोल फ्रैक्शन का कंसेप्ट आना चाहिए, ठीक है, जो कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिफाइन किया हुआ है। तो सॉल्यूट जब जो कि नॉन वोलेटाइल है, वोलेटाइल सॉल्वेंट में मिलता है तो जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, लेस वोलेटाइल इन नेचर होता है। इसके आधार पे रॉफ ने अपना पहला स्टेटमेंट दिया कि व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन वोलेटाइल सॉल्वेंट the vapor pressure of solution is directly proportional to the mole fraction of solvent। उन्होंने ये कहा कि जब भी हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व करते हैं वोलेटाइल सॉल्वेंट में तो जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के, ठीक है। कि जितना अधिक हम सॉल्वेंट मिलाएंगे वो क्या होगा, सॉल्यूशन लेस वोलेटाइल होता जाएगा, ठीक है। जितना कम हम सॉल्वेंट मिलाएंगे वो सॉल्वेंट और वोलेटाइल होता जाएगा। अब एक बात, एक कंसेप्ट और यहाँ पे समझने की आती है कि ये जो सॉल्यूशन था वो लेस वोलेटाइल क्यों हुआ। ये लेस वोलेटाइल इसलिए हुआ कि ये जो सॉल्यूट इसमें मिलाया जा रहा होगा उसका नेचर ये होगा कि वो नॉन वोलेटाइल इन नेचर है, इवापोरेट नहीं होता है। तो उसके पार्टिकल्स क्या किए होंगे कि यहाँ पे जो ये पार्टिकल्स सॉल्वेंट के इवापोरेट हो रहे हैं, जब इनमें इसको डिजॉल्व किया गया होगा तो इन्होंने क्या किया होगा, इसको होल्ड कर दिया होगा, ठीक है। होल्ड कर दिया, होल्ड कर दिया तो ये जो सॉल्यूशन बना ये क्या हुआ, लेस वोलेटाइल इन नेचर हो गया, ठीक है। तो चलिए इस तरह से पहला स्टेटमेंट को अब हम मैथमेटिकली डिराइव करने जा रहे हैं। तो इन्होंने ये कहा कि जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होता है, ठीक है, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को हम लोग x1 से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही हम ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे ये हो जाएगा P इक्वल टू P नॉट इंटू x1, ठीक है। इसको हम कंसीडर करेंगे इक्वेशन 1। इसको हमने क्या किया, कंसीडर किया इक्वेशन 1, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन क्या क्या है। तो यहाँ पे जो P है वो क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। ऐसे ही आप लोग इसको लिखिएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। P नोट जो है वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है। ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है। और x1 जो है वो क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। इस तरह से
पहला स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया था वो यहाँ पे ड्राइव करो। अब हम लोग उनके दूसरे स्टेटमेंट को ड्राइव करने जा रहे हैं। हमको मालूम है कि जो मोल फ्रैक्शन के कंपोनेंट होते हैं उनका जो सम होता है वो क्या होता है, यूनिटी होता है। ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन में मैंने बताया हुआ है। जो मोल फ्रैक्शन के कंपोनेंट हैं उसका जो सम होता है वो यूनिटी होता है। यहाँ पे अगर हम x1 निकालें, x1 इजकल टू 1 माइनस x2 हो जाएगा। अब इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखें हम, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने क्या किया, इस वैल्यू को रखा जाए। यही तो है हमारा इक्वेशन, पी नॉट इंटू x1। जब आप इसमें x1 की वैल्यू को रखेंगे तो ये हो जाएगा p इक्वल टू पी नॉट इंटू 1 माइनस x2। अब आप इसको क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर, p इक्वल टू पी नॉट माइनस पी नॉट x2, यही तो आएगा। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये इतना आपका आ गया। यहां से अगर हम निकालें पी नॉट x2 को तो ये क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी। ठीक है, इसको हम पी नॉट माइनस पी को हम लोग चेंज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट है, इसको डेल्टा पी से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, डेल्टा पी ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन क्या क्या है। अब ये जो डेल्टा पी है ये क्या है, चेंज इन वेपर प्रेशर, चेंज इन प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट है। ठीक है, तो यहाँ सारे काम लिखते हैं, वेयर डेल्टा पी इक्वल टू चेंज इन वेपर प्रेशर। ठीक है, या इसी को हम लोग बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसी को बोलते हैं हम लोग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो चलिए यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर का कम होना। ठीक है, P जो है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, लिख लीजिएगा आप लोग। P जो है यहीं पे, ये जो P है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। P नॉट जो है वो क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है। और x1 जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है। और x2 जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है। अब देखिए, अब हम दूसरे स्टेटमेंट को ड्राइव करने जा रहे हैं, इतना आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसको क्या करता हूँ, मिटाता हूँ और यहीं पे मैं सारे समरी को तैयार करूंगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से पी नॉट x2 से यहाँ पे इक्वल टू का साइन हटा दें तो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छे से लिख सकते हैं, डेल्टा पी इक्वल टू पी नॉट x2। ठीक है, इसको आप कंसीडर कीजिएगा इक्वेशन सेकेंड। तो देखिए, इससे एक स्टेटमेंट तैयार होता है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो इनका दूसरा स्टेटमेंट यही था, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर is directly proportional to mole fraction of solute, mole fraction of
सॉल्यूट। इस चैप्टर में बेसिकली क्वेश्चंस ही ज्यादा रहते हैं, न्यूमेरिकल ज्यादा रहते हैं। तो अभी तो हम लोग थ्योरी पार्ट को कवर कर रहे हैं, उसके बाद से जब हम न्यूमेरिकल को कवर करेंगे तो सारी चीजें लर्न हो जाएंगी, हमारा सारा ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अब हम थर्ड स्टेटमेंट को डिराइव करेंगे यहीं से। अब हम थर्ड स्टेटमेंट को डिराइव करने वाले हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करने वाले हैं थर्ड स्टेटमेंट का। तो हमारे पास अब क्या है, पी नॉट एक्स टू इजकल टू डेल्टा पी। ठीक है, इस डेल्टा पी को इधर लाया जाए, डेल्टा पी पी नॉट इजकल टू एक्स टू हो जाएगा। ठीक है, जहां पे वेयर डेल्टा पी क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, पी नॉट जो है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है, और x2 जो है वो क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इस तरह से हमारा तीसरा स्टेटमेंट ये मिल गया। और यहाँ पे डेल्टा पी अपन पी नॉट क्या है, ये जो है ये है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो बताइए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके बराबर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। तो यही थर्ड स्टेटमेंट उनका था कि रॉफ लॉ का थर्ड स्टेटमेंट यही है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इस तरह से हमारे तीनों स्टेटमेंट जो रॉफ लॉ के थे वो डेराइव हो गए। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा, एक दो बार और देखिएगा, ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं।